नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में जाने वाले हैं जो रोजाना हमारे सामने होती है, लेकिन हम उस अदृश्य व्यवस्था को देख नहीं पाते। जरा सोचिए, सुबह उठते ही हम जो भी खबरें पढ़ते या देखते हैं, क्या हम कभी उन पर सवाल उठाते हैं? हम अक्सर उन्हें बस सच मान लेते हैं, लेकिन असल में उस जानकारी के पीछे एक बहुत बड़ा और जटिल ढांचा काम कर रहा होता है, जो ये तय करता है कि हम तक क्या पहुंचेगा और क्या नहीं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जो जानकारी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया तय कर रही है, क्या वो सच में आज़ाद है? कई बार हमें लगता है कि हमारे पास तो जानकारी के अनगिनत स्रोत हैं, इंटरनेट है, टीवी है, लेकिन हकीकत में उन स्रोतों की स्वतंत्रता कई छुपी हुई बातों पर निर्भर करती है। आज हम इसी सच को डिकोड करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस जल्दी से बता देता हूं कि आज का एजेंडा क्या है। हम ग्लोबल प्रेस फ्रीडम मापने से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये जरूरी क्यों है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, सेंसरशिप का असर क्या होता है, और आखिर में हम स्वतंत्र पत्रकारिता को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है ग्लोबल लेवल पर प्रेस की आजादी को मापना। देखिए, प्रेस की आजादी कोई हवा हवाई या अस्पष्ट भावना नहीं है कि किसी को कैसा महसूस हो रहा है, बल्कि इसे बाकायदा डेटा और गणित के जरिए मापा जाता है। और इसका आधार है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या WPFI। इसे हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF नाम की संस्था तैयार करती है। ये इंडेक्स दुनिया के 180 देशों का एकदम निष्पक्ष और डेटा आधारित मूल्यांकन करता है कि वहां पत्रकार बिना किसी डर के कितनी आजादी से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि RSF ये रैंकिंग तय कैसे करता है। इसके लिए वो 5 चीजों को देखते हैं: राजनीतिक माहौल, कानूनी ढांचा, आर्थिक दबाव, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति और सबसे जरूरी, पत्रकारों की शारीरिक सुरक्षा। मजेदार बात यह है कि इन सभी को 20-20% का बराबर वेटेज दिया जाता है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट में सिर्फ शारीरिक हमलों को ही नहीं गिना जाता, बल्कि पत्रकारों पर पड़ने वाले आर्थिक और कानूनी दबावों को भी पूरी तरह से शामिल किया जाता है। अब जरा 2026 की रैंकिंग के स्नैपशॉट को देखिए। दुनिया की स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। नॉर्वे जैसी जगहें 92 से ज्यादा स्कोर के साथ टॉप पर हैं। वहीं चीन 158वीं रैंक के साथ बहुत नीचे है। और अगर भारत की बात करें तो रैंकिंग 157 है, स्कोर सिर्फ 31.96। ये डेटा हमें साफ साफ दिखाता है कि दुनिया भर में और हमारे अपने इकोसिस्टम में प्रेस की स्वतंत्रता में किस तरह की गिरावट देखी जा रही है। आइए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आखिर ये प्रेस की स्वतंत्रता इतनी मायने क्यों रखती है? इसका सीधा संबंध हमारे लोकतंत्र से है। स्क्रीन पर लिखे इस कोड को देखिए। एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था ये मानती है कि सरकार की आलोचना का मतलब देश की आलोचना बिल्कुल नहीं है। सत्ता से सवाल पूछना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। जो देश आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वो अपनी राष्ट्रीय पहचान को सरकार की छवि से अलग रखते हैं। वो पत्रकारों के तीखे सवालों से घबराते नहीं हैं। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नियंत्रण के तरीके, यानी ये पूरा कंट्रोल काम कैसे करता है। सरकारें या ताकतवर संस्थाएं सूचनाओं को कंट्रोल कैसे करती हैं? अक्सर ये कोई सीधा बैन लगाकर नहीं किया जाता। इसके तरीके बहुत ही व्यवस्थित और छुपे हुए होते हैं, जैसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों का मीडिया पर कब्जा होना, अंग्रेजों के जमाने के कानूनों जैसे कि देशद्रोह या UAPA का इस्तेमाल करना, मीडिया हाउस पर इनकम टैक्स या ED के छापे डलवाना, और आलोचकों को सीधे राष्ट्र विरोधी या एंटी नेशनल कह देना। ये सारे टूल्स मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पत्रकार खुद ही डरने लगते हैं। और यहीं से एक टर्म निकल कर आता है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, गोदी मीडिया। ये एक ऐसा चलन है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी लोगों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। होता क्या है कि जब बड़े कॉर्पोरेट घराने मीडिया को कंट्रोल करते हैं और उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होते हैं, तो खबरें सरकार के पक्ष में दिखाई जाने लगती हैं। मीडिया सत्ता से सवाल पूछने वाले वॉचडॉग की जगह महज एक पॉलिटिकल एम्पलीफायर बनकर रह जाता है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 550। ये महज कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच के डेटा के मुताबिक ये जम्मू और कश्मीर में लगाए गए सबसे लंबे इंटरनेट ब्लैकआउट के दिनों की संख्या है। पूरे 550 दिन बिना इंटरनेट के। आज के डिजिटल युग में सूचनाओं को रोकने और कंट्रोल करने का इससे परेशान करने वाला उदाहरण और क्या हो सकता है?
और ये इंटरनेट बंदी इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आप भारत के आंकड़े देखें तो 96% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल अपने मोबाइल फ़ोन पर करते हैं। तो जब इंटरनेट बंद किया जाता है तो सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल होना बंद नहीं होता, लोगों के बुनियादी अधिकार छीन जाते हैं। क्योंकि आज सरकारी राशन से लेकर मनरेगा के रोजगार कार्यक्रमों तक हर ज़रूरी चीज़ के लिए मोबाइल इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आइए अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सेंसरशिप की कीमत। इसका असल नुकसान क्या है? स्वतंत्र पत्रकारिता और कंट्रोल्ड नैरेटिव के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जहां इंडिपेंडेंट पत्रकारिता में कठिन सवाल पूछे जाते हैं, भ्रष्टाचार उजागर होता है और अलग-अलग विचारों पर बहस होती है, वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल्ड नैरेटिव में आपको हर चैनल पर एक जैसी सरकारी लाइन दिखेगी, माइक म्यूट कर दिए जाते हैं और पत्रकार खुद को सेंसर करने लगते हैं। इसका मकसद लोगों को जानकारी देना नहीं, बल्कि उनके दिमाग को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि सबसे बड़ा खतरा किसी न्यूज़ चैनल को बैन करना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब पत्रकार खुद ये मान ले कि अगर उसने सरकार की आलोचना की तो उसे कानूनी या आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। जब कोई रिपोर्ट कागज पर आने से पहले ही दिमाग में सेंसर हो जाए ना, तो वो किसी भी ऑफिशियल सेंसरशिप से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये खामोश डर की संस्कृति है। अब हम अपने आखिरी और पांचवें हिस्से पर आते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता को हम कैसे बचा सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ समस्याओं पर बात की है, लेकिन उपाय क्या हैं? इस सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ बड़े बदलाव चाहिए। सबसे पहले पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कठोर आपराधिक कानूनों को हटाना होगा। जांच एजेंसियों की आज़ादी पक्की करनी होगी ताकि उनका राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल न हो सके। इंटरनेट शटडाउन पर लगाम लगानी होगी और स्वतंत्र डिजिटल मीडिया को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसा कि इस कोर्ट में बिल्कुल सटीक कहा गया है, लोकतंत्रों को हमेशा ऐसी पत्रकारिता की जरूरत होती है जो सवाल करे, जो थोड़ा विरोधी हो। पत्रकारों का काम सरकार के पीआर सिस्टम या जनसंपर्क अधिकारी की तरह काम करना नहीं है। एक सच्चा लोकतंत्र कभी भी सवालों से डरता नहीं है। लेकिन इस सब में हमारी और आपकी भूमिका सबसे अहम है। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो न्यूज़ आप रोज़ देखते हैं उसे क्रिटिकली एवेल्युएट करना शुरू कीजिए। सिर्फ एक चैनल या वेबसाइट पर भरोसा मत कीजिए। अलग अलग स्रोतों को कंपेयर करें, उन डिजिटल पत्रकारों को सपोर्ट करें जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, और अपने आसपास के लोगों में मीडिया साक्षरता यानी मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा दें। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। रोजाना आप जो खबरें पढ़ या देख रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपको सही जानकारी दे रही हैं, या फिर वो एक ऐसा नैरेटिव है जिसे आपके विचारों को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है? अगली बार जब आप कोई खबर देखें तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही जानकारी ही लोकतंत्र में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।